दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल दोस्तों क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं, जिसमें से दोस्तों आपको चित्र के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश यानी कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के इसमें से आपको जीके के क्वेश्चन कराएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें से दोस्तों उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में यानी कि एक ही लाइन में आपको आंसर मिलेगा, यानी कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें से जीके टाइप है, आप सिर्फ देखते रहिएगा या बार बार इसे आप वीडियो के एक दो बार देख लीजिएगा, तो नॉर्मली आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन के डाउट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश का आपको जानकारी मिलेगी। थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा तो उससे टेंशन मत लेना, आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने हम प्रश्नों की तरफ। तो मैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाता हूं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो एक दृष्टि में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो 24 जनवरी का इसका गठन हुआ था, राज्य चिन्ह दोस्तों आप जानते ही हो। ठीक है, अगर देखा जाए दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों इसका चौथा स्थान आता है भारत में। ठीक है, तो पहला आता है राजस्थान, ये भी पूछ सकता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और दोस्तों चौथा स्थान उत्तर प्रदेश, आप सबको पता है। अगर देखा जाए भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का दोस्तों ये 7.33 वर्ग किलोमीटर आ सकता है। ये पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, आप सबको पता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं और सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब इसमें से दोस्तों और नीचे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यही नीचे से बनेगा, ऊपर का कोई क्वेश्चन ज़्यादा उतना है नहीं टफ, बाकी आप देख सकते हैं। राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच है। ठीक है, अब जैसे कि आपसे पूछ लें कि उत्तर प्रदेश की यानी कि चौड़ाई कितनी है, तो 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, यानी कि ऐसे करके उत्तर से दक्षिण है। अब इसमें से दोस्तों अगर पूछा जाए पश्चिम से पूर्व, तो दोस्तों ये 650 किलोमीटर है। ये आप ध्यान रखिएगा, उतना खास है नहीं, बाकी एग्जाम में इतना अभी हार्ड तक क्वेश्चन आए नहीं। अब राजकीय वृक्ष की बात करें तो दोस्तों अशोक का वृक्ष है। आपने ऐसा वृक्ष देखा होगा, ज़्यादातर ये दोस्तों जहाँ प्रशासनिक विभाग अधिकारियों के यहाँ लगे होते हैं, स्कूलों कॉलेजों में ऐसा अशोक का पेड़ आपको मिल जाएगा। राजकीय पशु दोस्तों बारहसिंगा है। और जो की भाषा है, आप सिर्फ हिंदी मत मारिएगा, इसमें से हिंदी उर्दू दोनों आएंगी। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ से हम अपना यानी कि सेंटर यानी पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या केंद्र शासित प्रदेश और देश से संबंधित उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले और राज्य। ठीक है, तो इसमें से अगर हम उत्तरी सीमा की बात करें दोस्तों, तो उसमें उत्तराखंड आ जाता है, जिसमें से दोस्तों 7 जिले इससे अटैच करते हैं। आपको नाम नहीं याद रखना है। हिमाचल प्रदेश से दोस्तों एक ही अटैच करता है, सहारनपुर, और नेपाल से दोस्तों 7 जिला यानी अटैच करते हैं। ये नंबर से आपको याद रखना, ये बहुत है। बिहार से देखा जाए तो दोस्तों 7 जिले अटैच करते हैं। ठीक है, ये पूर्वी सीमा में यानी कि यूपी से। और अगर इसमें से इधर देखा जाए पश्चिमी सीमा, तो दिल्ली के 2 यानी कि जिले अटैच कर जाते हैं, दिल्ली से अटैच करते हैं। और यूपी के दोस्तों यानी कि हरियाणा के 6 यानी कि जो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो हरियाणा में यानी कि 6 जिले अटैच करते हैं बॉर्डर से, और राजस्थान के 2 अटैच करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम इसमें से दक्षिण सीमा की बात करें तो छत्तीसगढ़ से दोस्तों एक सोनभद्र अटैच होता है। और इसमें से इधर मध्य प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर 11 होता है। तो आपका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से बनता है कि जैसे कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले किस स्टेट से लगते हैं, यानी किस क्या कहते हैं प्रदेश से लगते हैं, तो आपको दोस्तों मध्य प्रदेश बताना है। ठीक है, अब इसमें से जैसे आता है सीमावर्ती ये फिगर है, इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, वैसे क्वेश्चन यहाँ से तो बना नहीं, लेकिन अगर पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश से किस देश से सीमा अपनी अटैच करता है, तो वो आपको नेपाल बताना। ये क्वेश्चन जीके का बन जाता है, कभी कभी आता भी है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्या आता है, मध्य प्रदेश राज्य से तीनों तरफ से घिरा जिला क्या है दोस्तों, ललितपुर है। उत्तर प्रदेश में लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश है, आपको बनाना है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में लगा सबसे छोटा सीमा वाला राज्य तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, याद दिमाग में बनाए रखिएगा। फिर इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में समवर्ती राज्य कौन सा है, तो दोस्तों हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, सीमावर्ती की बात कर रहे हैं। ठीक है, सहारनपुर की तरफ। उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में सीमावर्ती राज्य जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आ जाता है। और सबसे ज़्यादा जो जिला स्पर्श करता है दोस्तों वो मध्य प्रदेश से करता है। प्रदेश का यानी कि सबसे कम जिला एकमात्र झांसी स्पर्श करने वाला तो दोस्तों वो ललितपुर है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश से 7 जिलों के पूर्व पश्चिम की ओर यानी महाराष्ट्र, सिद्धार्थगढ़, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत जो सीमा स्पर्श करती है वो दोस्तों नेपाल से अटैच करती है। तो 7 जिले अटैच करती हैं। चाहो तो इनके नाम भी याद रखिएगा, आपको नाम के यानी कि ऊपर दिया गया है, पढ़ दिया है मैंने। अब नीचे आते हैं, अगर जनगणना 2011 का डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, तो आप अगर यानी कुल जनसंख्या आप देख सकते हैं पुरुषों की कितनी, महिलाओं की कितनी है, और ग्रामीण जनसंख्या है। बाकी इससे तो कहीं क्वेश्चन आज तक नहीं बना, लेकिन आप लिंगानुपात से देखिए तो दोस्तों 912 प्रति 1000 पुरुष महिलाओं में, और डेंसिटी की बात करें दोस्तों 829 हो जाती है। ठीक है, 10 की वृद्धि करके 20.2% अगर 10 की वृद्धि है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है।
बाकी और क्वेश्चन है, और यहाँ से ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ से नहीं बने हैं। फिर इसके बाद जो यहाँ पर आता है प्रश्न, कैसे उत्तर प्रदेश के धर्म के अनुसार जनसंख्या एवं ये, तो धर्म के अनुसार अगर जनसंख्या देखो तो जो दोस्तों हिंदुओं की ये जनसंख्या है, राज्य की कुल जनसंख्या 79.3% है, यानी टोटल 7, अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 79.73% हिंदू हैं। जैन की बात करें तो 0.11 है, बौद्ध अगर करें तो 0 यानी कि 10 है, ईसाई की बात करें 0.18 है, और मुस्लिम की बात करें तो लगभग ये 19% मुस्लिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है कि अगर मुस्लिम यानी उत्तर प्रदेश में लगभग कितने परसेंट रहते हैं, तो आपको बताना है 19.26। बाकी जितने और धर्म आएंगे दोस्तों वो पॉइंट से कम ही हैं, ठीक है। तो ये आपको तुक्का मारना है, ये इसको समझना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब जैसे यहाँ से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, यानी सर्वाधिक साक्षरता दर वाला अगर पढ़ा लिखा देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर आता है, और सबसे कम दोस्तों श्रावस्ती आ जाता है। इससे ज़्यादा और कुछ इसमें से क्वेश्चन अभी आया नहीं है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं ये यहाँ से बन जाते हैं। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, सर्वाधिक न्यूनतम और वैधानिक नगरों की जनसंख्या वाले अगर देखा जाए तो वो जिला बदायूं और श्रावस्ती आता है। अब इसमें से यहाँ से कुछ यानी क्वेश्चन जीवन प्रत्याशा से क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं। तो कुल व्यक्ति अगर 265 यानी 65.6 आता है, और शहरी की बात करें तो 268.9 आते हैं, और कुल ग्रामीण 64.6 आते हैं। ये उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है आपसे। महिलाओं की दोस्तों इधर है, पुरुषों का इधर है, बाकी इनसे क्वेश्चन अभी तक नहीं बना, जो क्वेश्चन बन रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम देखा जाए तो भाषा अनुसार अगर जनसंख्या का परसेंटेज देखें तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है प्रदेश में, उर्दू 205 यानी कि 42% बोली जाती है, पंजाबी 0.25%, बंगाली। तो सबसे पहले आपको उर्दू और हिंदी बस दिमाग में बिठा के रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर केंद्रीय बैंकों की बात करते हैं तो बैंकों से अभी तक वैसे क्वेश्चन बन नहीं, लेकिन जब यूपी स्पेशल में अगर देखें आईएएस वो पीसीएस वीसीएस के क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे यहाँ आपके लिए है। लेकिन हम अगर प्रशासनिक इकाइयों का हेडलाइन पढ़ लेते हैं, अगर मंडलों की संख्या है 218, जिला 75 है, नगरों एवं संकुलन इन संख्या का 900 यानी कि 215, ये इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत दोस्तों ये भी देख लीजिए 31 मार्च 2021 का डेटा के अनुसार है, ठीक है। तो इसमें से आता है न्याय पंचायतें अब अस्तित्व में नहीं है, जो कि पहले थी, 2017 में अधिसूचना के अनुसार इसको बंद कर दिया गया था। तहसीलें 351 है। विकास खंड अगर देखा जाए तो 2021 में 826 राज्य निर्वाचन आयोग, नगर पंचायत 2022 में 546 आते हैं, और नगर पालिका परिषद 2022 के अनुसार 200 आते हैं, ठीक है। इसमें स्थानीय और निदेशालय दोनों इस यानी कि डाटा इसमें से मौजूद है। अब इसमें से अगर बात की जाए नगर निगम 2022 के डेटा के अनुसार 17 यानी कि आते हैं, और कुल राजस्व ग्राम जो इतना आता है नंबर, कुल राजस्व ग्राम आता है। आबाद ग्राम 2011 में दोस्तों इतना आता है। आर्थिक यानी संभाग क्षेत्र आता है। तो दोस्तों ये आपको खास डाटा नहीं है, लेकिन ये मेन डाटा है आपके। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं विद्युत से ऐसे बनने की, क्योंकि डिटेल काफ़ी ज़्यादा इस बुक में है, तो नॉर्मली हम आप वही यानी कि आप देखेंगे जो कि दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं जहाँ से पेपर में आते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखा जाए यानी कि उत्तर प्रदेश और भारत, तो इधर दोस्तों आपको भारत का डेटा मिल जाएगा, इधर उत्तर प्रदेश का मिल जाएगा। इसमें से कुल कितने में से लिया जाए, 2011 के डेटा के अनुसार लिया जा रहा है। अगर कुल व्यक्तियों की देखा जाए, अगर पुरुष के देखा जाए तो 77 यानी कि 0.3% है। स्त्रियों की दोस्तों 57.2% है। ये डेटा याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा, यानी टोटल की बात हो रही कुल व्यक्तियों में 60 यानी 67.7%, ठीक है। कुल साक्षरता दर की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, बाकी और उतना खास है नहीं, जो कि आपको इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पे एक अगर मंडल की बात की जाए तो दोस्तों आप मंडल पता है, मंडल में से यानी कि यहाँ से अगर आपको आप किस जिले से पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो ये आप अपने मंडल को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ लखनऊ मंडल है, और लखनऊ मंडल में 6 जिले आते हैं, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बरेली और सीतापुर, उन्नाव, ये सारे आते हैं। तो इसी तरह आप अपने मंडल को भी याद रखिएगा। जो टोटल मंडलों की संख्या है दोस्तों वो 18 मंडल है, 75 जिले आते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं इधर। अगर आपको इसमें से कहीं लग रहा तो आप स्क्रीनशॉट करके उसको यानी पढ़ सकते हैं, शायद आपके डेटा मिल जाए आपके जिले का। फिर इसके बाद भौतिक विभाग की अगर बात करें, ठीक है, जो हमारे यानी फिजिकल अगर देखा जाए भौतिक विभाग यानी कि भौगोलिक आकार कैसा है, कैसे है, यानी कि तो यहाँ की मिट्टियों के विषय में पढ़ेंगे, नदियों के विषय में पढ़ेंगे, तो ये आता है। अगर देखा जाए प्राकृतिक है प्रदेश की बात, अब नेचुरली हमारा प्रदेश कैसा है उत्तर प्रदेश, तो भाबर और तराई का प्रदेश है, गंगा यमुना का मैदान भी, और दक्षिण का यानी पठारी प्रदेश भी आता है। अगर फिर बात करें गंगा यमुना का विस्तृत मैदानी प्रदेश, तो गंगा यमुना का ऊपरी मैदान आता है, जो कि लगभग 500 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में बना हुआ है। गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश आता है, जिसमें से ये शहरों के नाम है, और गंगा का पूर्वी मैदान आता है दोस्तों, तो ये शहरों के नाम है, ये शहरों के नाम है। इन शहरों के नाम अगर आप आसपास रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, तो शहरों के नाम आप बता सकते हैं आसानी से। वैसे आप एक स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ भी सकते हो। फिर इसके बाद अगर बढ़ते हैं नीचे आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या बनता है यहाँ से,
वैसे नेक्स्ट इस यहाँ से अगर आप ये भाबर क्षेत्र का इसमें से डायग्राम दिया गया है, तो भाबर क्षेत्र जो ये विस्तार है, ये परिभाषा, ये विशेषता है, ठीक है। तो विशेषता क्या है, नदियों का लुप्त हो जाता है यानी भाबर क्षेत्र में, और पश्चिम पूर्व की ओर बढ़ने पर चौड़ाई की कमी हो जाती है। प्रदेश का अगर आपने मैप देखा है तो ये आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा प्रश्न आता है यहाँ से, यानी कि ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, विशेषताएं क्या हैं, यानी तराई भाग की। तो परिभाषा में अगर देखें तो गेहूं, जूट आदि फसलों पैदावार होती है। घने जंगल और लंबे हाथी घास से ढका हुआ क्षेत्र है। भूमि सुधार कार्यों के कारण चौड़ाई की कमी हुई, जिससे 200 उपजाऊ मिट्टी और भूमि किसानों को प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। फिर इसके बाद नीचे आते हैं। अब इसमें से यानी कि प्रदेश की जलवायु प्रदेश, ठीक है, जलवायु प्रदेश। तो जलवायु प्रदेश में देखे जाए दोस्तों, आर्द्र एवं उष्ण दोनों आता है और साधारण आर्द्र एवं उष्ण आता है, ठीक है। तराई का भाग देखा जाए क्षेत्र 120 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती प्रदेश में, इतनी होनी चाहिए। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 100 से 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मैदानी क्षेत्र की बीच बात करें तो 80 से लगभग 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा ये होनी ही चाहिए, ठीक है। तभी अगर इससे कम होती है दोस्तों तो उससे सूखाग्रस्त एरिया घोषित कर दिया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर ऋतुओं की बात हो रही थी। शीत भी होता है, वर्षा ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु है, यानी 3 ही उत्तर प्रदेश में ऋतुएं होती हैं और भारत में भी 3 ही होती हैं। फिर यहाँ पर बात की जाती है, अगर हम ऋतुओं को देखें तो जो अवधि होती है अक्टूबर से फरवरी के बीच में होती है शीत ऋतु, और सर्वाधिक अगर जो ठंडा महीना वो जनवरी का होता है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। वैसे आप ये ऐसे तुक्का भी बता सकते हैं। अगर वर्षा हम देखें तो ये वर्षा वाला यानी कि डायग्राम दिया गया है, ये टेम्परेचर वाला डायग्राम दिया गया है। वैसे टेम्परेचर अभी तक अपडेट नहीं किया गया क्योंकि टेम्परेचर गर्मी के अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़ रहा है। अब इसमें से जो आता है दोस्तों ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अवधि जो होती है वो मार्च से जून तक होती है। शायद पिछली बार इसमें से वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। और अधिकतम गर्मी दोस्तों ये झांसी और आगरा के जिले में होती है। ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे कम गर्मी अगर बात की जाए तो बरेली में हो जाता है। लू दोस्तों जो होता है वो ग्रीष्म ऋतु पश्चिम की ओर चलने वाली यह शुष्क एवं गर्म हवाएं होती हैं। और ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर अधिकतम टेम्परेचर रिकॉर्ड यानी 47 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, सर्वाधिक औसत टेम्परेचर कर्क रेखा के निकटता होता है, इस वजह से होता है। और अधिकतम औसत तापमान 236 से 39 डिग्री तक, जबकि न्यूनतम 221 से 23 डिग्री हो सकता है। अगर यहाँ पर सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान की बात की जाए तो मई और जून के बीच हुआ था। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के विषय में पढ़ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ क्या कैसी हैं, ठीक है। तो इनके विषय में अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ मिट्टियाँ दोस्तों बात करते हैं। तो इसमें से जो नीचे आता है, अगर दोस्तों प्रोफेसर वाडिया कृष्णन एवं मुखर्जी वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश की मिट्टियों का विभाजन किया गया है, ठीक है। इसमें दोस्तों आता है गंगा के विशाल मैदान का नूतन एवं उपनूतन मिट्टियाँ, और इधर आ जाता है बुंदेलखंड मिट्टियाँ या दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार और विंध्य शैल की मिट्टियाँ। तो इसमें से बांगर या पुरानी जलोढ़, बांगर को हम पुरानी या जलोढ़ मृदा बोल सकते हैं, जो पुरानी यानी कि जल में हमेशा रहती है। खादर एवं नवीन, खादर का मतलब होता है नई मिट्टी, बांगर का मतलब होता है पुरानी मिट्टी, ठीक है। अब खनिज की बात अगर की जाए प्रचुर मात्रा में तो फास्फोरस चूना है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, जीवाश्म आदि पदार्थों की कमी रहती है। बांगर मिट्टी की बात कर रहा है। और यानी से उपहार अगर मिट्टी देखा जाए उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टियों का दिया गया नाम है ये। बांगर मिट्टी के अन्य नाम देखा दोमट, मटियारा, बलुई, दोमट, पुरानी जलोढ़, उपहार मिट्टी, ये सारे नाम आपने सुना होगा अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं। फिर इसमें उर्वरता की बात की जाए तो बांगर की अपेक्षा अधिक मात्रा में उर्वरा शक्ति रहती है इसमें से। और विशेषता इसके यानी हल्के रंग वाली छिद्र युक्त एवं महीन कड़ों वाली मिट्टी होती है। खनिज की बात किया जाए तो चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जीवाश्मों की अधिकता होती है। जीवाश्म मतलब पुराने जीवों के अंश इसमें पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस पदार्थों की कमी होती है। खादर मिट्टी उत्तर प्रदेश यानी विशिष्ट तथ्य अगर देखा जाए तो इसमें खादर मिट्टी का जो विस्तार होता है वो नदियों के बाढ़ वाले मैदान में होता है। और खादर मिट्टी के अन्य नाम दोस्तों नवीन, जलोढ़, कछारी, सिल्ट, बलुआ, मटियारा, दोमट आदि ये नाम होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ से आते हैं मिट्टी उत्तर प्रदेश विशिष्ट तत्व क्या है। तो दोस्तों यानी मोटी रेत, कंकड़, पत्थर और निर्मित अन्य छिछली मिट्टियाँ, वह क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती वो उस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं यानी उत्तर प्रदेश के गंगा, यमुना दोआब और गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्रों में बनता है, जिसे जलोढ़ एवं कापट मिट्टी का विस्तार बोलते हैं। और फिर इधर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के दोमट एवं बलुई मिट्टी का क्षेत्र भाषा के नाम पे दिया गया है, जिसको सिट्टा, करियाल एवं धनका बोलते हैं। फिर इसमें उत्तर प्रदेश क्षेत्र यानी कि मृदा अपरदन के प्रकार है। तो मृदा अपरदन के टाइप्स दिए गए हैं उत्तर, पूर्वी, दक्षिण और उत्तरी क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें से दिया गया परत अपरदन होता है उत्तरी क्षेत्र में। और इसमें से अगर देखा जाए वो यानी कि पूर्वी क्षेत्र में देखा जाए अपरदन यानी विशेष रूप से प्रभावी है, जलीय अपरदन होता है। और दक्षिणी भाग में करा जाए तो इधर भी जलीय अपरदन होता है। और पश्चिमी भाग में किया जाए तो इधर वायु अपरदन होता है, जिसमें से अवनालिका अपरदन भी बोलते हैं। ये आपके लिए विशेष था। फिर इसके बाद मिट्टियों के टाइप्स यानी कि मिट्टी के जो क्षेत्र होते हैं टाइप्स, मिट्टी के टाइप्स पढ़ लीजिए।
तो कितने मिट्टी हैं? तो इसमें उत्तर प्रदेश में लाल बालुई मिट्टी है, तराई मिट्टी है, लवण प्रभावित मिट्टी है, लाल और पीली मृदाएं हैं, मिश्रित लाल एवं काली मृदा है, मध्यकालीन मृदा है, कैल्शियम युक्त मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टियाँ हैं और पर्वतीय मृदाएं मिट्टियाँ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें से अगर देखा जाए तो लाल मिट्टियों की खास बात क्या होती है, तो मिर्जा, सोनभद्र आदि जिलों में इसको पाया जाता है। उगाई जाने वाली यानी प्रमुख फसलों में से जैसे गेहूँ, चना एवं दलहन आदि आते हैं। और लाल मिट्टी के जो निर्माण होता है दोस्तों, वो बलुइयम लाल सैलों के अपक्षय द्वारा होता है। लाल मिट्टी का अगर विस्तार है बेतवा में है, धसान में। ठीक है, ये नदियों द्वारा जलयुक्त क्षेत्र है, यानी कि नदियों द्वारा हमेशा भर रहता है। लाल मिट्टी की दोस्तों कमी यानी नाइट्रोजन, जीवाश्म और फास्फोरस में इसमें से कमी होती है। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये हमेशा बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिला दोस्तों मथुरा एवं आगरा आता है। ठीक है, और सर्वाधिक यानी कि अपरदन से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई भाग आता है, वहीं पर सबसे ज़्यादा अपरदन होता है। उत्तर प्रदेश में टर्सरी मिट्टी संबंधी क्षेत्र या शिवालिक पहाड़ियों क्षेत्र में आता है। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में जाना जाता है तो दोस्तों ढूंढ मृदा के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड के क्षेत्र काली मृदा के नाम से जाना, रेगुर, करेल, कपासी मृदा के नाम से दोस्तों यानी कि काली मृदा के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियां। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दोस्तों प्रथम वन नीति जो लाई गई थी 1952 में लाई गई थी, द्वितीय वन नीति 1988 में लाई गई थी। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद आता है यानी कि उत्तर प्रदेश में वन नीति का संचालन यानी कि 1998 से वर्तमान स्थिति जो है वन नीति आई थी 2017 में लागू प्रदेश नीति यानी कि 1998 के स्थान पर आई है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो वनों की यानी कि बात करते हैं कहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है, कहाँ पर परसेंटेज में ज़्यादा है, कम है। तो अगर उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल देखा जाए तो 6.15% यानी कि वन है हमारे उत्तर प्रदेश में। झाड़ियों का सबका अलग अलग, लेकिन आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अधिकतम वन प्रतिशत वाले। तो सबसे पहले यानी सोनभद्र, फिर चंदेली, फिर चित्रकूट, ऐसे प्रतिशत यानी कि बढ़ता हुआ क्रम यानी कि पहले सबसे बड़ा है, फिर छोटा है, फिर इससे छोटा है। न्यूनतम की अगर बात करें तो दोस्तों भदोही में, फिर इसके बाद मैनपुरी में, फिर देवरिया में आता है। अधिकतम की बात करें सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर आता है। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाले की बात करें भदोही, मऊ, मैनपुरी आता है। ये थे आपके इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से प्रश्न आपका क्या है, तो यहाँ पर अगर रेलवे लाइन के स्लीपरों के रूप में साल, चीड़, सागौन, देवदार आदि वृक्षों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन दोस्तों अब इसको बंद कर दिया गया। अब ये नहीं यूज़ किया जाता, अब दोस्तों उसमें से पत्थर यूज़ किए जाते हैं। कागज उद्योग में बेत एवं बांस का प्रयोग होता है, आप सबको पता है। इमारती लकड़ी के रूप में साल, सागौन का प्रयोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बीड़ी बनाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट, तेंदुक वृक्ष के पत्तों का यूज़ होता है। और कत्था के पास खैर का वृक्ष आपने कभी पढ़ा होगा, एग्जाम में आया भी है। और बिरोजा एवं तारपीन के तेल में दोस्तों चीड़ का वृक्ष यानी कि राल भी का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर आता है वनों से लाभ, तो वनों से लाभ आप देख लीजिएगा, नीचे आता है। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव, तो वन महोत्सव की बात करते हैं तो जुलाई 1952 में यानी वन महोत्सव स्टार्ट हुआ था। वन महोत्सव यानी 1 से 7 सप्ताह जुलाई के प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह चलता है। वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार है दोस्तों, वृक्ष का अर्थ जल है और जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही आपकी लाइफ यानी जीवन है। तो ये दिया गया है यानी कि वो उत्तर प्रदेश वन महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी दोस्तों इधर जो दिया गया है ये इससे बनने वाले लकड़ी से क्या बनते हैं क्या नहीं बनते ये सारी चीज़ें। तो लकड़ी के खिलौने अगर दोस्तों सोनभद्र वाराणसी में बनता है। कागज दोस्तों सहारनपुर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल का सामान दोस्तों मेरठ में बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीड़ी चीनी मिट्टी के खिलौने दोस्तों मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली और सहारनपुर में बनते हैं। फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर बन जाती है, ये उनकी यानी कि जो लोकल है। ठीक है, ये सारी लोकल चीज़ बनती हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती हैं। अब बेंत, फर्नीचर, माचिस, कत्थक, प्लाईवुड उद्योग दोस्तों बरेली यानी कि नजीबाबाद और ज्वालापुर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये पॉइंट आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर इसके बाद आते हैं अगर हम यहाँ पर बड़े बड़े यानी शहरों की बात करें तो लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना वर्ष 2004 और 5 के बीच में हुआ था, उससे रिलेटेड यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ग्रीन यूपी क्लीन यूपी ये चलाया गया था। ठीक है, वित्त वर्ष 2019 और 20 में यानी 22.5 करोड़ पौधारोपण संपन्न किया गया था। भले इसमें से चाहे जिंदा एक भी ना हो पौधा, लेकिन क्या कहते हैं ये चलाया गया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ है 7 नवंबर 2015 से यानी कि स्टार्टिंग था। 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड बनाया गया था। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में वन्य जीवन। ठीक है, तो वन्य जीवन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये इस बुक में इंपॉर्टेंट ही दिया गया है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी ही कर रहे हो तो ये दोस्तों कोई भी क्वेश्चन होगा इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें से अगर हम बात करें दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर ये भी उत्तर प्रदेश है और आमनगढ़ ये भी है।
अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर की बात करें तो वाजिद अली शाह यानी कि जूलॉजिकल पार्क गार्डन, ये दोस्तों लखनऊ में बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए यही बार क्वेश्चन पूछा गया है। कानपुर का प्राणी उद्यान दोस्तों कानपुर में है। शहीद आसफ उल्ला खां प्राणी उद्यान दोस्तों गोरखपुर में है, ये तो योगी जी ने आए तब जाके बनवाया है। फिर इसके बाद अगर यहाँ पर बात करें, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लग लो, बाकी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार 11 है। अब कहाँ कहाँ पर है ये बहुत आता है, ये नाम पूछ लेता है आपका, तो सबसे ज़्यादा आता है क्या, यानी चंद्रप्रभा विहार चंदौली है। कछुआ वन्यजीव है दोस्तों विहार वाराणसी में है। किशन वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों लखीमपुर खीरी है। रानीपुर वन्यजीव यानी अभ्यारण्य दोस्तों यानी चित्रकूट में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। सहेला वन्यजीव विहार दोस्तों बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती में है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ हापुड़ा बिजनौर और अमरोह मुजफ्फरनगर में है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जा एवं सोनभद्र में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। और राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार दोस्तों आगरा एवं इटावा में है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आप एक दो बार सुन लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके, यहाँ पर है यानी उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार, तो पक्षी विहारों की 14 संख्या कितनी है, 14 है। वन्य विहारों की संख्या 211 थी, अभी आपको बताया गया। तो विजय सागर पक्षी विहार दोस्तों महोबा में है। पर्वती अराग पक्षी विहार दोस्तों ये कहाँ है, यानी गोंडा में है। सूर सरोवर पक्षी वन्य विहार आगरा इटावा में है। समान पक्षी वन्य जीव विहार मैनपुरी में है। यानी बखीरा पक्षी वन्य विहार दोस्तों संत कबीर नगर में है। शेख झील पक्षी वन्य विहार दोस्तों अलीगढ़ में है। जयप्रकाश नारायण यानी सुरहाताल पक्षी वन्य जीव विहार बलिया में है। फिर इसके बाद शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी वन्य जीव विहार उन्नाव में है। यानी शम्सपुरा पक्षी वन्य जीव विहार बरेली में है। पटना पक्षी विहार एटा में है। लाग बहोशी पक्षी वन्यजीव विहार दोस्तों कन्नौज में है। सांडी पक्षी विहार दोस्तों हरदोई में है। ओखला पक्षी वन्यजीव विहार दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार प्रतापगढ़ में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा यहाँ से आता है, हाँ यहाँ से हम पकड़ते हैं उत्तर प्रदेश में मछलियों की प्रजातियाँ। तो ये दोस्तों ये मछलियों की प्रजातियाँ उतना खास है नहीं, आता है लेकिन उतना खास नहीं आता। आप सभी में कोई भी ऑप्शन में आए आप टिक मारिएगा। इटावा सफारी पार्क प्रमुख तथ्य है, क्या है दोस्तों, स्थापना है एशियाई शेरों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने के लिए और पर्यटन विकास, यानी जो इटावा सफारी पार्क है ये इसका काम है। अगर प्रमुख वन्य जीव तो यहाँ भालू, तेंदुआ, हाथी, हिरण, शेर, इनमें से दोस्तों कोई भी जानवर इस समय नहीं है, सब मर चुके हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है वन्य जीव संरक्षण हेतु योजना। तो दोस्तों यानी मयूर संरक्षण के वृंदावन मथुरा में है, ठीक है, जहाँ पर यानी कि मयूर का मतलब मोर जहाँ पाले जाते हैं। कछुआ पुनर्वास योजना ये जो है दोस्तों वो गंगा नदी प्रदूषण निवारण के लिए कछुओं को संरक्षण हेतु देने के लिए किए गए थे। घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना दोस्तों मगरमच्छ एवं घड़ियाल के संरक्षण के लिए बनाया गया था। अब इंपॉर्टेंट तथ्य क्या आता है, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद दोस्तों फैक्ट क्या निकल गया कि जो याद रखना है आपको, तो प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार दोस्तों स्थित है चंदौली चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये आपको याद रखना है। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है। और वर्ष 1987 और 88 में बाघ परियोजना शामिल उद्यान दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्य का यानी दर्जा प्रदान किया गया था। तो पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में प्रथम यानी 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यानी कि उन्नाव नवाबगंज पक्षी विहार दोस्तों आता है उन्नाव में, ठीक है। गोंडा में यानी कि पार्वती अर्गा पक्षी विहार आता है। तो उत्तर प्रदेश में रामसर आर्द्र भूमि है दोस्तों, वो 10 रामसर आर्द्र भूमि है, ये आपको रामसर भूमि पढ़ना है। और मैनपुरी भी है दोस्तों जो समान पक्षी विहार के नाम से। रायबरेली दोस्तों यानी कि समस्तपुर पक्षी विहार आता है। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार दोस्तों संत कबीर नगर, जून 2021 में इसको शामिल किया गया है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर दोस्तों यानी कि हैदरपुर आर्द्र भूमि आता है। ऊपरी गंगा नदी यानी ब्रजघाट तक दोस्तों आता है, इसको नाम रखा गया है। और फिर इसकी बात करें आगरा दोस्तों यानी सुर सरोवर, और इटावा सरसाई नवार झील, और हरदोई यानी झाड़ी पक्षी विहार आता है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। तो नदियों से रिलेटेड दोस्तों कौन सी आती है, गंडक, ताप्ती, रामगंगा, यमुना, काली, शारदा, घग्गर, गंगा, ये सारी दोस्तों हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं, ठीक है। अब मैदानी भागों से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां तो दोस्तों ईशान है, सई है, पांडव है, वरुण है, गोमती है, ये दोस्तों स्थानीय भागों से निकलती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से जो दिया गया है
अब दोस्तों से इसमें दिया यानी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाले प्रमुख प्रदेश एवं नदियाँ, तो ये उनका दिया गया था, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। और ये गंगा की सहायक नदियाँ, यानी कि गंगा की यानी कि हिमालय से निकल रही है, तो कौन सी? गंगा, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, घोशी, सब जाके मिलती है, सोन, टोंस, यमुना, ये सब उसमें से अटैच हो रही गंगा में, तो ये उसकी बात कर रहा है। अब गंगा नदी के उत्तर यानी कि उत्तर प्रदेश में विशिष्ट तथ्य क्या है, तो इसका देख लीजिएगा। तो उद्गम दोस्तों इसका आप सबको पता है, गोमुख गंगोत्री से होता है। उद्गम स्थान का नाम दोस्तों भागीरथी है। संयुक्त धारा भागीरथी अलकनंदा है, देवप्रयाग के संगम में जाके मिलती हैं। और विस्तार दोस्तों इससे यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गिरती जाके यानी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बनाती है। लंबाई देखी जाए 1450 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी, अगर ये देखा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी बहती है। अगर तटीय शहरों की बात की जाए तो फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज, मिर्जापुर, गाजीपुर आता है। ये दोस्तों यानी गंगा के तट के किनारे स्थित हैं। अब इसमें से दोस्तों जो प्रश्न है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। तो झीलें तो वैसे बहुत हैं, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, चाहे पढ़ लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आप ऐसे पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बनते हैं। अब यहाँ से आता है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताया जा रहा है। तो इसमें से क्या आता है, यानी कि राप्ती नदी, तो इसका उद्गम स्थान उरकुलकोट नेपाल, प्रमुख सहायक रोहिणी, और दोस्तों ये संगम कहाँ से? घग्गर नदी यानी बहाच नामक स्थान पर देवरिया जिले में बनाती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों गोमती नदी है, तो गोमती नदी दोस्तों कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये इसका उद्गम स्थल है फुलहर झील आता है इसके, ठीक है। और तटवर्ती की बात करें तो लखनऊ अभी तक पूछा गया है। संगम दोस्तों ये गंगा नदी और में बनाता है, ठीक है, गंगा नदी से संगम बनाता है, मिलती है यानी गंगा नदी में जाके मिल जाती है। फिर इसके बाद विशिष्ट तथ्य बेतवा, यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं बनते। फिर इसके बाद चंबल, यह चंबल से इंपॉर्टेंट है, तो चंबल को आप देख लीजिएगा। तो इसमें से अगर देखा जाए बांध चंबल नदी में कौन कौन से है, तो गांधी सागर और बांध राणा प्रताप सागर, और बांध है जो कि जवाहर सागर बांध बनता है, ठीक है। और संगम नदी से दोस्तों इटावा जिले में यानी यमुना नदी से इटावा जिले में दोस्तों रहती है, ठीक है। फिर इसके सीमा निर्धारण के दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये सीमा बनाती है, कन्फर्म करती है। सहायक नदी काली, सिंध और पर्वती बानस आती है। उद्गम दोस्तों यानी कि जनापाव पहाड़ी यानी महू नाम की पहाड़ी से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो चंबल कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में, आपको ये बताना है। बाकी पहाड़ी का नाम अभी तक नहीं आया, सिर्फ मध्य प्रदेश आया है। विशेषता क्या है? तो अवनालिका पर्दन एवं बीहड़ों के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है ये नदी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, प्रमुख बांध है, तो बांध देख लीजिएगा, बांध से उतना खास है नहीं। बाकी के प्रमुख बांध उत्तर प्रदेश के दोस्तों ये वाले बांध आपके कन्फर्म है, जैसे मुशाखंड चंदौली यानी कर्मनाशा नदी पर बनाता है, मौदहा हमीरपुर यानी बिमरा नदी पर बनाता है, गढ़वा चित्रकूट में बनाता है, कन्हर सोनभद्र कन्हई नदी में बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चंद्रप्रभा चकिया चंदौली और चंद्रप्रभा नदी में बनाता है, और सलारपुर महोबा यानी कदरिया नदी पर बनाता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से परियोजनाओं की बात किया जाए तो नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। और ये गंडक से यानी लाभान्वित उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले हैं जो गंडक नदी से प्रभावित हैं। तो ये दोस्तों नजीब परियोजना है, तो एक गंडक परियोजना है, राजघाट परियोजना है, रामगंगा परियोजना है, और गोकुल यानी बैराज परियोजना है। तो ये दोस्तों ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश विद्युत परियोजना। तो विद्युत परियोजना दोस्तों जल विद्युत यानी 501.60 मेगावाट आता है, ठीक है। तापीय ऊर्जा को दोस्तों थर्मल पावर बोलते हैं, जो कि दोस्तों इतना बनता है। और परमाणु ऊर्जा की बात करें तो 440 मेगावाट बनता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से क्या है, उत्तर प्रदेश विद्युत क्षमता 31 मार्च 2023 का डेटा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन संचार, ठीक है। तो यहाँ राष्ट्रीयकृत जब इसका हुआ था तो 15 मई 1947 को यहाँ से प्रारंभ हो गया था, जिसमें से दोस्तों तो डाकघरों की संख्या इतनी है 2020-21 के डाटा के अनुसार ये वाला नंबर जो आता है। दूरदर्शन केंद्र दोस्तों 3 है, आकाशवाणी केंद्र अगर दोस्तों 13 है। सर्वप्रथम हवाई डाक जो सेवा शुरू की गई थी वो 1911 इलाहाबाद नैनी से स्टार्ट हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उत्तर प्रदेश राजमार्ग अधिकरण दोस्तों 2004 से स्टार्ट हुआ था। इसके नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ये भी याद रखिए। लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित मार्गों की कुल लंबाई, यदि अगर वैसे ही आता नहीं है, राष्ट्रीय राजमार्ग कुल लंबाई 31 दिसंबर 2022 के डेटा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान जो है दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH यानी कि नेशनल हाईवे 19 है, दिल्ली से कोलकाता है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना जो हुई थी वो 1972 में हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
यमुना एक्सप्रेस की बात कर लेते हैं और गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे दोस्तों इसकी जो कुल लंबाई है, ठीक है, 165.537 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेसवे का पूर्व यानी पूर्व के ताज एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा इसके हाथरस दोस्तों एवं आगरा इससे लाभान्वित होते हैं, ठीक है। और फिर इसके गंगा एक्सप्रेस की बात करते हैं तो 594 किलोमीटर होता है। लाभान्वित जिले की बात अगर करें तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोह, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, बरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज आता है। विशेष अगर तौर में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में मेरठ के पूर्वी भाग प्रयागराज को जोड़ने की ये प्रोजेक्ट है, पूरा चलाया गया था। और आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करें तो लंबाई 302.22 किलोमीटर है, ठीक है। लाभान्वित जिले की बात करें दोस्तों ये आता है, बाकी ये तो ज़्यादा पूछेगा नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करता है तो दोस्तों 341 किलोमीटर, जो कि गाजीपुर से लखनऊ के मध्य विकसित किया गया है। आपको सिर्फ पहला और लास्ट ही पूछता है, बाकी लाभान्वित एरिया के विषय में ज़्यादा नहीं पूछता। राष्ट्रीय जल मार्ग देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय यानी देश का सबसे लंबा जल मार्ग की बात करें तो यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है। और राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक की कुल लंबाई यानी 1620 किलोमीटर है, जो कि गंगा से होकर गुजरती है। ये आपका प्रश्न होता है। अब इसमें से यहाँ से हम देख लेते हैं यानी फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित एयरपोर्ट कौन सा है। तो BR अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ आता है, सफाई एयरपोर्ट आता है, गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी अमेठी यानी फुरसतगंज आता है, अलीगढ़ एयरपोर्ट आता है। ये दोस्तों यानी फ्लाइंग विकसित एयरपोर्ट है। अब दोस्तों इसमें से जो यानी कि आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमेशा पूछा जाता है कितने हैं, तो एक चौधरी चरण सिंह यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मौसी लखनऊ में आ जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में आ जाता है। कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर में है। नेशनल इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माणाधीन जो कि जेवर गौतम बुद्ध नगर में है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है निर्माणाधीन दोस्तों जो फैजाबाद हवाई अड्डा अयोध्या में है। तो 1 2 3 4 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि उत्तर प्रदेश में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर इसके बाद ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में महोत्सव एवं संबंधित जिले। तो महोत्सव से संबंधित जिले ये आपको थोड़ा एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आता है सरधाना महोत्सव मेरठ में आता है, झांसी महोत्सव यानी कि जो आयुर्वेद महोत्सव वो झांसी में आता है, ताज महोत्सव, राम बारात महोत्सव यानी कि शुल्कुल महोत्सव और हिंदू मुस्लिम दोस्तों आगरा में आता है, कलकित महोत्सव संभल में आता है, लखनऊ महोत्सव लखनऊ में आता है, कबीर उत्सव दोस्तों संत कबीर नगर से आता है, गौतम बुद्ध कुशीनगर में आता है, कपिल महोत्सव यानी गौतम बुद्ध उत्सव दोस्तों फरुखाबाद में, बौद्ध उत्सव श्रावस्ती, बिठूर गंगा एक्सप्रेसवे कानपुर में आता है, सफाई महोत्सव इटावा में आ जाता है, लठमार होली की बात करें दोस्तों ये मथुरा में आ जाता है। फिर इसके बाद आते हैं बुद्ध महोत्सव सारनाथ जो कि वाराणसी गंगा महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, और सोन महोत्सव सोनभद्र में आता है, कजली महोत्सव महोबा में आता है, त्रिवेणी महोत्सव व वाटर स्पोर्ट दोस्तों प्रयागराज में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद कन्नौज पर्यटन दोस्तों यानी कि कन्नौज में आ जाता है। फिर इसके बाद आते हैं मेले की बात करता तो मेले उतनी खास है नहीं, वैसे मेले तो यहाँ पर बहुत सारी जगह लगता है तो मेले को उतना नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएगा वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अब डांस है ये तो दोस्तों हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कर्मा ये मिर्जापुर सोनभद्र के बीच में होता है, ये कार्तिक गीत बुंदेलखंड में, शौरा नृत्य बुंदेलखंड में, धोबिया राग नृत्य यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, दीपावली नृत्य बुंदेलखंड में होता है, चौरसिया नृत्य जौनपुर में होता है, नटवारी नृत्य उत्तरी पूर्वी प्रदेश में होता है, राई नृत्य बुंदेलखंड में होता है, पाई डंडर नृत्य बुंदेलखंड में होता है, चरकुला ब्रजभूमि में होता है, इंपॉर्टेंट है चरकुला, ठीक है। फिर इसके बाद आता है लोकगीत व संबंधित क्षेत्र दोस्तों याद रहते थे, एक आहला बुंदेलखंड आ जाता है, बिरहा पूर्वांचल की तरफ चला जाता है, और रसिया ब्रजभूमि में और कजरी मिर्जापुर में। तो दोस्तों ये आपको डिवाइड करके ऐसे करके चारों तरफ के बता दिए गए हैं। फिर उत्तर प्रदेश में मुख्य नाट्य एवं संस्थाएं, तो दोस्तों मध्यम नाट्य संस्था दोस्तों गाजीपुर में है, अभिनय ज्योति वाराणसी में है, स्वातिष्ठ मथुरा में है, रूपांतर गोरखपुर में है, नेहरू बाल भवन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों ये प्रयागराज में है। और दोस्तों इसके बाद आते हैं श्री नाट्यम वाराणसी में है, साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद में है, याजवर लखनऊ में है, भारतीय जन नाट्य दोस्तों ये आगरा में है। ये थे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको दोस्तों भाषा हमने बताया दिया कि हिंदू उर्दू दोस्तों ये भाषा है। आई बाकी संस्थान की बात है, संस्थान उतना खास है नहीं। उत्तर प्रदेश के साहित्यकार, अब उत्तर प्रदेश ने दोस्तों कितने साहित्यकार दिए हैं ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं तो जैसे कि यहाँ पर कबीरदास देख लें, साखी शबद रमैनी ये इनकी कृतियाँ हैं। हरिवंश राय बच्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मधुशाला मधुबाला निषाद निमंत्रण ये सब। राहुल सत्रक्यान वोल्गा गंगा, सूरदास बहुत इंपॉर्टेंट है यानी सूर सागर साहित्य लहरी। रायदास बाबी नाम का कुटाल छंदों की रचना की थी। फिर इसके बाद आता है महावीर हजारी व प्रसाद द्विवेदी, तो सरस्वती मासिका पत्र का संपादन है ये। जैनेन्द्र ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यानी कि वृंदालाल वर्मा मृगनयनी झांसी की रानी इन्होंने ये लिखा था।
फिर इसके बाद अगर बात कर लेते हैं यहाँ से, तो दोस्तों महादेवी वर्मा, नीरसा, ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यमा, स्मृति की रेखा, ये सब पूछी जाती हैं। फिर इसके बाद आता है इसमें से यानी पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय यानी कि हरि और जिन्होंने लिखा था, ठीक है। मैथिली शरण गुप्ता, ये भी कवि हमेशा पूछा। साकेत, यशोधरा, जयप्रथ, भारत भारती, द्वापर इत्यादि, ये सारी। अब फिर इसके बाद भारतीय, ये अब तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की दूसरा, प्रेम तरंग, चंद्रावली, कश्मीर, कुसुम, कवि वचन, सुधा पत्रिका, ये सब हैं। फिर इसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान, अज्ञेय शिखर एक जीवनी, ठीक है। तो इसको अज्ञेय इन्होंने सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान ने लिखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा। प्रताप नारायण मिश्रा, हटी हमीर। फिर इसके मलिक मोहम्मद जैसी, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मावत, अखराट, आखिरी कलम, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए हमेशा रखे हैं। इसमें से जयशंकर प्रसाद, कामायनी, कंकाल, इरावती, तितली, ध्रुव स्वामिनी। डॉक्टर संपूर्णानंद दोस्तों आ जाते हैं यहाँ से। फिर इसके बाद सुमित्रानंद पंत भी आ जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद दोस्तों, ये लगभग इनकी जो रचनाएं लगभग 100 के ऊपर चली गई हैं रचनाएं, तो मुंशी प्रेमचंद की। तो कुछ भी हो सकता है, जो मेन इंपॉर्टेंट होता है तो वो गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला आदि प्रमुख उपन्यास हैं इनके। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षा, एजुकेशन से रिलेटेड क्या है, तो जो इसकी भारत में यानी कि सॉरी दोस्तों, मैंने शिक्षा बोल दिया है, हाँ शिक्षा संस्थान है। तो इसमें से दोस्तों जो शिक्षा संस्थान की बात करी जाए उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ से तो ये यानी कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये कानपुर में इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद हृदय रोग संस्थान कानपुर में है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों यानी चिकित्सा एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थान 2020-21 का डेटा है। पॉलीटेक्निक जो है दोस्तों 166 है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 305 है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना 31 है, ठीक है, इसमें से। और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की 12 हैं, जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रस्तावित है, बाकी प्राइवेट तो बहुत हैं। फिर इसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान एवं संबंधित यानी कि स्थापना एवं अधिसूचना, तो दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि 6 आते हैं। 23 अगस्त 2022 में स्थिति के अनुसार इसमें से बताया गया है। फिर इसके बाद अगर देते हैं तो यानी कि डीम्ड विश्वविद्यालय, ये सारे आते हैं। फिर इसके बाद निजी विश्वविद्यालय, तो निजी विश्वविद्यालय 23 अगस्त 2022 का डेटा है, 33 आते हैं। तो ये निजी वाले आते हैं, यानी कि दोस्तों निजी का मतलब हो जाता है यानी कि प्राइवेट सेक्टर। फिर इसके बाद नीचे आते हैं राज्य विश्वविद्यालय, तो ये राज्य विश्वविद्यालय है। राज्य विश्वविद्यालय की लिस्ट तो बहुत है, तो आपको हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद नीचे आते हैं उत्तर प्रदेश प्रमुख शोध संस्था, तो शोध संस्था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय यानी कि विश्व विज्ञान अनुसंधान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च लखनऊ में, ज़्यादातर 200 सारे चीज़ लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा 200 इज्जत नगर बरेली में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में है। राष्ट्रीय यानी सरकरा संस्थान कानपुर में है। वीर सैली इंस्टीट्यूट ऑफ द यानी पैल्टियो बॉटनी लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द हैंडलूमन टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था लखनऊ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों गन्ना वाला, जो कि लखनऊ है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में है। फिर इसके बाद हरीशचंद्र अनुसंधान संस्था प्रयागराज में, न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था झांसी में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था मथुरा में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान बरेली इज्जतनगर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। केंद्रीय उपोषण बागवानी पूर्व का जो नाम है दोस्तों लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक लखनऊ में है। इंडियन ग्रेड स्टोरेज यानी मैनेजमेंट एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ा में है। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण दोस्तों लखनऊ में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कोशिका एवं निवारण यानी कि दोस्तों अपूर्व साहब दोस्तों नोएडा में है। सेंट्रल पल्प पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान दोस्तों प्रयागराज में। भौतिक कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द बायोलॉजिकल दोस्तों नोएडा में है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट दोस्तों ये नोएडा में है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसमें से मानव संगठन के बाद रिसर्च डिजाइन एंड द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेलवे तो दोस्तों ये लखनऊ में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं भारत में स्थित प्रमुख पार्क एवं सिटी, तो पार्क और सिटी के विषय में दिया गया है। तो दोस्तों पार्क और सिटी जैसे कि मैं इसमें से ट्रांस गंगा सिटी दोस्तों उन्नाव में है। फिर इसके बाद आता है इसमें से जो लेदर पार्क दोस्तों आगरा में है, जो इंपॉर्टेंट है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों बंदर उन्नाव में है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर एरो स्पेस पार्क की बात की जाए तो लखनऊ, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। डिफेंस पार्क की बात की जाए तो कानपुर, झांसी, लखनऊ है। और साइंस सिटी की बात की जाए तो लखनऊ है, ये आपके लिए। सरस्वती हाईटेक सिटी दोस्तों प्रयागराज है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नीचे देखते हैं साइंस पार्क दोस्तों संडीला हरदोई में भी है। और मेगा फूड पार्क दोस्तों बरेली में भी है।
और दोस्तों साइबर सिटी कानपुर के नाम से कानपुर को जाना जाता है। लायन सफारी इटावा में, परफ्यूम पार्क कन्नौज में है, परफ्यूम पार्क दोस्तों कन्नौज में है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में है। फिर इसके बाद आता है नाइट सफारी की अगर बात करें ग्रेट नोएडा में है। थीम पार्क की बात करें तो वो आगरा में है। ये तो दोस्तों इंपॉर्टेंट आते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अगर यहाँ पर अगर दोस्तों आपको पूछ लेते सोलर सिटी कार्यक्रम दोस्तों आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से दोस्तों जो हमारा प्रश्न आता है प्रमुख योजनाएं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख यानी प्रदेश में मुख्यमंत्री से बाल सेवा योजना। तो दोस्तों बाल सेवा योजना की दोस्तों 22 जुलाई 2021 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी। आवश्यकता इसलिए पड़ी थी क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों के निश्चित हुए यानी पालन पोषण शिक्षा सुरक्षा के लिए दिए दोस्तों किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसमें दोस्तों वित्तीय सहायता 4000 रुपये दी जाती थी। तो ये यहाँ से इतना पूछेगा, ज़्यादा उसमें से खास ज़्यादा पढ़ने थोड़ा बहुत याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश में कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों जो यानी कि लगभग 25% जो लोग हैं वो दोस्तों इससे ग्रसित रहते हैं। जिसके इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है कि दोस्तों इसको यानी उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना के तहत दोस्तों चालू किया गया था। इसमें से छोटे बच्चों के लिए, सभी के लिए दोस्तों इसको चालू किया गया था। वैसे इतना खास आता नहीं, लेकिन ये योजना है तो याद रखना पड़ेगा आपको कोविड-19 समय कौन सा चालू किया था। शहरी प्रवासियों के लिए यानी किफ़ायती किराए पर आवास योजना दोस्तों, तो शुभारंभ इसका दोस्तों 26 मार्च 2021 को हुआ था। प्राथमिकता किसकी थी? तो विधवाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए। आवश्यकता क्यों पड़ी थी दोस्तों? तो शहरों में रहने वाले गरीब लोगों को शहरी प्रवासी किफ़ायती किराए पर आवास परिसर उपलब्ध कराना, यही दोस्तों इसके लिए था। फिर इसके बाद आता है मुख्यमंत्री प्रवासी यानी कि श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए दोस्तों चलाया गया था। लोगो लगा है आपको। बजट दोस्तों यानी कि 100 करोड़ रुपए इसका प्रावधान किया गया था। उद्देश्य था कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन और फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों में वापस आए श्रमिकों एवं कामगार रोजगार स्वरोजगार उपलब्ध कराना था। यही जो मुख्य टारगेट था। मुख्य तत्व क्या आता है? स्वरोजगार यानी कि स्वरोजगार स्थापित है। रोजगार का अपोजिट यानी कि स्वरोजगार होता है। करने के लिए ग्रामीण श्रमिकों और महिलाओं को 10 लाख रुपए तक ऋण सहायता राशि प्रदान की गई और ब्याज प्रदान करने की व्यवस्था भी दी गई थी। वही पुरुष जिनमें श्रमिकों में से 4% ब्याज दर से 10 लाख रुपए तक ऋण भी प्रदान किया जाता था। मुख्यमंत्री सक्षम अगर यानी सुपोषण योजना है, तो घोषणा 2021-22 में की जाती थी। आवश्यकता इसलिए थी कि महिलाओं और बच्चों को कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किया गया था, ठीक है। तो इतना याद रखिए, जैसे आवश्यकता और घोषणा, ये दो चीज़ें याद रखिएगा, बाकी आपके लिए दोस्तों ज़्यादा खास नहीं। मुख्यमंत्री यानी शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, तो घोषणा 18 फरवरी 2020 यानी कि 20 और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य बजट 2021 में इसको कहा गया था। आवश्यकता इसलिए थी युवाओं के द्वारा रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दिया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है मुख्यमंत्री कृषक, ठीक है, दुर्घटना कल्याण योजना, ठीक है। अब मुख्यमंत्री कृषक योजना यानी पूर्व नाम इसका मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना था और इसको जो प्रभावी 14 दिसंबर 2019 से लागू किया गया था। शुभारंभ अगर देखा जाए 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फिर किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये पात्रता है जो किसान उसके पत्नी पुत्र पुत्री पौत्र के साथ जो बटाईदार भी पात्र होता था। योजना के अंदर 18-17 वर्ष तक की आयु के किसान इसके लिए लाभान्वित होते थे। आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि दोस्तों राज्य कृषकों की दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु दिव्यांगता की वजह से किसी अन्य योजना के तहत दोस्तों उनकी डेथ होती है तो उनको ये पैसा प्रदान किया जाता था। अब इसमें से आता है दोस्तों मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के प्रमुख, तो इसमें से जो इसके दुर्घटना यही अभी ऊपर वाली योजना के विषय में दिया गया है। फिर इसके बाद आता है पावर लूम बुनकरों को यानी सब्सिडी योजना। तो सब्सिडी आपको सबको पता है, जिस तरह आपको गैस में सब्सिडी मिलती है उस तरह हर चीज़ में सब्सिडी दी जाती है। तो स्वीकृति 3 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा छोटे पावर लूम यानी 0.5 अश्वशक्ति तक यानी प्रतिमाह 120 यूनिट और बड़े पावर लूम 1 अश्वशक्ति तक यानी 240 यूनिट तक 3.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती थी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता था यहाँ की नोट यानी कि बुनकरों और फ्लाइट रेट विद्युत आपूर्ति कराए जाने के लिए योजना शुरू की गई थी। फिर इसके मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, तो क्या आता है 21 जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने की प्रस्तावित मंजूरी प्रदान की गई थी। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, ठीक है। तो पर्यटन के में क्या आता है? संबंधित जिला अधिकारियों की संतुष्टि के अनुसार ये बजट 200 बनाया गया 2021 और 22 200 करोड़ रुपए का इसका बजट बनाया गया था। इस योजना की अगर देखभाल की बात करें तो स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत अथवा प्रबंधन समितियों का गठन करेगा इसमें से। फिर इसके बाद आता है बाबा साहेब अम्बेडकर योजना प्रोत्साहन योजना, ठीक है। ये योजना लागू की गई। तो 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम विकास यानी संचालित अम्बेडकर विशेष रोजगार नामक परिवर्तित बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखे जाने की मंजूरी प्रदान की गई। अगर लाभ मिले जिनके परिवार में समस्त स्रोतों में वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक ना हो उनके लिए दिया जाता था। और फिर इसके बाद
यह अन्य योजना किसी योजना तथा मुद्रा योजना या प्रधानमंत्री रोजगार योजना इत्यादि के अंतर्गत ऋण प्राप्त लाभार्थी इस योजना के हेतु प्राप्त नहीं, जो और इन योजनाओं का लाभ ले चुके उनको ये योजना नहीं मिलती थी। पात्रता थी 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक के आयु लोगों को। मदरसा आधुनिकीकरण योजना दोस्तों ये लागू किया गया है। ये 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लागू किया गया था। इसमें से उत्तर प्रदेश का कोर नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना लागू यानी है प्रस्ताव 20 अगस्त 2019 को था। और योजना का जो रोड सेफ्टी घटक था अंतर्गत यानी पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग ये आता है। लागत दोस्तों यानी 46.72 मिलियन अमेरिकन डॉलर लगभग खर्च आ रहा था। और परियोजना की कुल लागत जो 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि विश्व बैंक ऋण के रूप में लिया गया था, यानी लोन लिया गया था। शेष व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया था। मुख्यमंत्री निराश्रित बेशहर गोवंश सहभागिता योजना, तो गोवंश के विषय में आप जानते हैं, इसको योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया था। ठीक है, स्टार्ट है दोस्तों इसमें से जो हमारा वृद्धा पेंशन योजना। ठीक है, तो वृद्धा पेंशन योजना 11 जून 2019 को इसको लागू किया जाता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया। 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 500 रुपये धनराशि प्रति महीने दी जाती थी। तो 80 वर्ष से ज़्यादा लोग पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी, जिसमें से 300 रुपये राज्य और तथा 200 रुपये केंद्र में शामिल हैं। कन्या सुमंगल योजना, ठीक है, तो कन्या सुमंगल योजना क्या है, तो महिला कल्याण विभाग द्वारा इसको संचालित किया जाता है। शुभारंभ 225 अक्टूबर 2019 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, लागू 1 अप्रैल 2019 6 श्रेणियों में लागू हुआ। वित्तीय सहायता दी जाती थी इसमें से, ठीक, 15,000 रुपये सरकार द्वारा 6 चरणों में इसको बांटा जाता था। फिर इसके बाद दोस्तों जो लाभ मिलता था, किसी परिवार में अधिकतम 2 बच्चों को और महिला को यदि पहले से यानी प्रसव से बालिका एवं दूसरे प्रसव से जुड़े बालिकाओं को तीनों को लाभ देने का इसमें से प्रावधान जुड़ा हुआ था। फिर इसके बाद प्रश्न आता है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना, तो मंजूरी, सहयोग और ब्याज अनुमान। तो दोस्तों मंजूरी 20 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 जिलों में ब्लॉक स्तर पर 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के रूप में चयनित 8 यानी कि आकांक्षित जिला बनाए। चंदौली, चित्रकूट, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर और फतेहपुर, ये 8 महत्वाकांक्षी जिले थे जिसके अंतर्गत ये आते हैं दोस्तों पायलट योजना के तहत। अब इसमें से आता है सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो शुभारंभ दोस्तों एक यानी कि जो हुआ था है वो एक जनपद उत्पाद यानी कि ODPO के द्वारा होता है और इसके लिए इसको संचालित किया जाता है। फिर इसके बाद आता है ODPO चिन्हित पदों के उत्पादन को लेकर विज्ञापन तथा सहमत व्यय को संबंधित उपलब्ध कराना है, जैसे कच्चा माल, डिजाइन, उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता, इसमें से कह सकते हैं लघु उद्योग के विषय में, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण इत्यादि से दोस्तों ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करी जाती थी। मुख्यमंत्री दोस्तों इसमें से किसान एवं सर्वर बीमा योजना, तो उद्देश्य क्या था, तो राज्य किसानों को, कमजोर वर्ग के लोगों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना था। पात्रा ऐसे मुखिया या रोटी अर्जक जिनकी आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य और खातेदार यानी लगभग 75,000 रुपये से भी इनकी यानी कम हो। ठीक है, तो उनके लिए दिया था। मुआवजा जो मिलता था दुर्घटना में 205 लाख का प्रावधान था इसमें से। फिर इसके बाद आता है दोस्तों मुख्यमंत्री यानी कि किसान एवं सर्वित बीमा योजना, तो दोस्तों चिकित्सालय में 25,000 रुपये का दोस्तों ये जो प्राथमिक इलाज होता है वो पूरी तरह से फ्री होता था। द न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा ये दोस्तों संचालित है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी इससे जुड़ी हुई थी और द ओरिएंट इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी जो संबंधित कंपनियाँ थी इसी से जुड़ी हुई थी। BPL परिवारों को ये दोस्तों ये योजना दी जाती थी, कई सारी कंपनियाँ मिल के दोस्तों इस काम को संभालती थी। अब मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वित बीमा योजना के तहत शामिल प्रमुख दुर्घटनाएं, तो इसमें से क्या आती है, ये दुर्घटनाएं जैसे रेल, वायुयान, किसी टकराव या गिरावट के कारण चोट, गैस यानी बिच्छू, नेवला, कुत्ता काटने से, भूकंप, आकाशीय बिजली आदि कैसे, गैस सिलेंडर फटने से, विवशता और किसी प्रकार के हाथ पैर कट जाने से, जलना, डूबना, जंगली जानवरों के आक्रमण से, इन सारी चीज़ों में दोस्तों ये पैसा मिलता था। मुख्यमंत्री है यानी कि स्वरोजगार योजना, तो दोस्तों आवश्यकता शिक्षित युवाओं बेरोजगार स्वरोजगार स्थापित करने के लिए था। रोजगार युवाओं को, युवतियों के लिए, सभी के लिए 25 लाख रुपए तक ऋण प्रदान किया जाता था इसमें से। पात्रता जो थे उसमें 18 से 40 वर्ष के लोग इसको पा सकते थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो चालू दोस्तों आवास ये 30 जनवरी 2018 को 100% राज्य सरकार द्वारा, जो 100% राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में 508 करोड़ और यानी 63 लाख रुपए का आवंटन किया गया था। गांव में निवास करने वाले छत भी, जिनके ऊपर छत नहीं है, पक्की छत नहीं, उनके लिए जापानी इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित परिवारों के लिए दिया जाता था।
फिर इसके बाद आता है मुख्यमंत्री आवास की प्रमुख योजना जो आती हैं वो सारी इनके विषय में दिया गया। तो आवास का आवंटन प्राथमिक आधार पर परिवार एवं महिलाओं द्वारा संयुक्त राष्ट्र पत्नी के नाम पर और महिला सदस्य न होने पर पुरुष को आवंटन कर दिया जाता था। फिर मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण संशोधन, तो ये दोस्तों स्वीकृति दोस्तों 16 मार्च 2021 उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा संशोधन पात्रता सहकारिता कोल थारू श्रेणी एवं पात्र निर्धारण और लाभार्थियों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है, तो ये आता है। तो ये दुर्घटना यानी बढ़ी हुई बीमा राशि को 27 अक्टूबर 2017 को प्रभावी किया गया था। 5 लाख रुपए से बढ़ाकर इसमें 10 लाख रुपए कर दिया गया था। पूर्ण नाम इसका जोखिम जीवन यानी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना था। विशेषता दोस्तों इसकी यह है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की स्थिति व्यापारिक द्वारा नामित व्यक्ति अथवा उनके परिवार बीमा राशि प्रदान की जाती थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी ग्रामोद्योग रोजगार योजना। तो उद्देश्य इसका क्या है, पात्रता क्या है, विशेषता क्या है, इनसे जुड़ी सारी जानकारी है। तो बढ़ती बेरोजगारी के समाधान, दोस्तों बेरोजगारी से ज़्यादा समाधान था, तो याद रखिएगा बेरोजगारी से रिलेटेड है। फिर इसके बाद मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, तो इसमें क्या आता है शुभारंभ 24 जनवरी 2018 शुभारंभ स्थल तो लखनऊ से, क्रियान्वयन तो ग्राम विकास विभाग द्वारा, विशेषता सीमावर्ती अंतर्राष्ट्रीय या स्थिति उपेक्षित ग्रामों को सर्वांगीण विकसित करना था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के तहत, तो क्या देश की जो रक्षा में शहीद हुए या सैनिक बलों के लिए दोस्तों ये योजना लाई गई थी। विशेषता ये थी कि इन गांवों में पक्के सड़कें मार्ग से जोड़ा और इन मार्ग संपर्कों को नाम यानी गौरव पथ भी होगा, ये नाम इसको यानी कि उनके सम्मान के लिए किया जाता था। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, तो शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यकता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले के सभी वर्गों की कन्याओं के विवाह हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा कन्यापात यानी कि विशेषता जो कन्यापात उत्तर प्रदेश के मूल निवासी और उनकी पारिवारिक आय और गरीबी रेखा के नीचे हो उनके लिए दोस्तों ये विशेषता थी यानी दी जाती थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, विधवा एवं तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना का शामिल होती थी। धनराशि लगभग 51,000 रुपये प्रति जोड़ी को दी जाती थी और इसको नगरीय निकाय नगर पंचायत नगर पालिका परिषद नगर निगम द्वारा क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत द्वारा इसको सुचारू किया जाता। सामूहिक विवाह का क्रम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य। अगर सामूहिक विवाह का प्रोग्राम करें तो 10 जोड़े मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। विवाह की उम्र तो आप जानते हो 18 से 21 वर्ष होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश यानी चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना दी जाता है। तो इसमें से जो चावल निर्यात में यानी कि सबसे बड़ा कौन सा जिला कौन सा मंडल कहाँ पर है तो उसके विषय में है, तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, ये वैसे इतना खास है नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9 मार्च 2019 को दोस्तों लागू किया जाता है और 2019 और 20 को आगामी वर्षों के लिए खरीफ रबी और मौसम में लागू करने के लिए निर्णय लिया जाता है। यानी 9 मार्च 2019 को इसको यानी रखा जाता है प्रस्ताव और 2019 और 20 में इसको लागू कर दिया जाता है। और भारत में कृषि बीमा द्वारा इसको संचालित किया जाता है, यानी कृषि बीमा होता था, इसके तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, तो ये फसल से आधारित यानी कि योजना थी, तो वैसे इतना खास है नहीं। एडवांस लाइफ यानी कि सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, इस सेवा का जो नंबर था 108 था, ठीक है, ये याद रखिएगा। इस सेवा को इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर लखनऊ में स्थापित किया गया है। विशेषता यह है कि सभी एम्बुलेंस जीवन रक्षक प्रणाली के सुसज्जित हैं, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर मल्टी और मॉनिटरिंग आदि उपकरणों से लैस है। GPS सिस्टम से भी मॉनिटरिंग की जा सकती है। चिकित्सक और हेल्थ केयर द्वारा संचालित है ये भी। फिर इसके बाद आते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, तो कृषक एवं कृषक मजदूरी, ठीक है, तो ये आता है लाभार्थी जिनको मिलता है। शुभारंभ 8 अगस्त 2017 को, तो संचालित अवधि 2017-18 से वर्ष 2021 और 22 तक। और क्षेत्र जो आता है बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जनपदों को छोड़कर बाकी 68 जिलों में संचालित कर दिया गया है इसको। और प्रमुख कार्य जो था वो दोस्तों बांध निर्माण, सुरक्षित जल निकासी, तो ये दोस्तों आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी किसान समृद्धि योजना, उससे रिलेटेड है। चयन आधार जलसट से आधार जल भराव एरिया वाले उनकी विषय में ये बनाया गया था। फिर इसके बाद आता है नया सवेरा योजना, तो नया सवेरा योजना, तो जिसका शुभारंभ 16 जून 2017 श्रम विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। उद्देश्य श्रमिक बच्चों के लिए चिन्हित करके उन्हें बाल श्रम मुक्ति दिलवाना और उनका सामाजिक, शैक्षणिक और नैतिक विकास करना है, यही आपको याद रखना है और कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूर्व कल्याणकारी योजना, तो कल्याणकारी योजना एक सबल योजना है, नया सवेरा योजना है जो अभी आपको पढ़ाए हैं। फिर इसके बाद आता है क्या, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है। बाकी इससे रिलेटेड सारी जानकारी है। तो आपको दोस्तों ये थे यानी कि जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश था मैंने एक एक करके पढ़ाया है। कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी, जो फालतू की चीज़ें बहुत सारी थी। फालतू की चीज़ें क्या था, पूरी जानकारी, लेकिन एग्जाम में आपके क्या पूछता है तो वो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।